अक्सर हम अपनी त्वचा यानी कि स्किन को सौंदर्य से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी स्किन सिर्फ हमारी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ का एक आईना भी होती है। हेल्दी स्किन न केवल क्रीम से बल्कि सही देखभाल, सही रूटीन और सही जानकारी से ही पॉसिबल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। एक अच्छी, क्लियर और ग्लोइंग स्किन कौन नहीं चाहता, और इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है हाईली एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मिनाली मीटा। तो सबसे पहले डॉक्टर मिनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस, पिंपल्स, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस भी जानेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मिनाली आपसे यही रहेगा कि अगर आज के दौर को देखें तो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन से देखे जा रहे हैं स्किन को लेकर, और यंग ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इसे देखा जा रहा है? आज के टाइम में यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्ने, हेयर लॉस और हार्मोन्स रिलेटेड बीमारियां जैसे कि स्किन में अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें गले में आपके एल्बो के अंदर कालापन आ जाता है। बेसिकली ये बैड डाइट, बैड लाइफस्टाइल, ओवर प्रोसेस्ड फूड खाने से ये सब चीज़ एग्रवेट हो रहा है। तो ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम लोग आज के टाइम में लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से यंगस्टर्स में बहुत देख रहे हैं। अगर आज के दौर को देखें डॉक्टर, काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है, इससे हमारे स्किन पर कितना असर पड़ता है? लाइफस्टाइल, डाइट और स्किन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर के लिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें अगर आपका बैड लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई है, तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत जनरेट होते हैं जिनकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करती है हमारे स्किन में। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज जब कॉज होता है तो साइंस ऑफ एजिंग, डलनेस ऑफ स्किन, हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें प्री मैच्योरली स्टार्ट हो जाती है और आपका स्किन डल लगने लगता है। डॉक्टर, हार्मोनल चेंजेस यानी कि प्यूबर्टी, पीसीओएस और प्रेगनेंसी, ये सब टाइम जब आता है हमारी स्किन और हमारे बाल पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ता है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बिकॉज पीसीओएस में अगर आप देखिएगा तो स्पेसिफिकली हम लोग बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखते हैं, एक्ने देखते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ देखते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में पिगमेंटेशन बहुत कॉमन होता है, खासकर कि मेलाज्मा कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट होता है जिसे हम छाई भी कहते हैं। उसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ फेशियल पिगमेंटेशन, नेक में पिगमेंटेशन, बॉडी में पिगमेंटेशन हो जाना, ये सब प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी ड्राई स्किन बहुत होता है, हेयर फॉल की इश्यूज़ होती हैं। तो हार्मोन्स और स्किन का एक अच्छा इंटरकनेक्शन है। तो अगर हमारा हार्मोन्स बैलेंस्ड है तो हमारा स्किन और हेयर भी अच्छा रहता है। हमने जो भी प्रॉब्लम्स की बात करी डॉक्टर, चाहे वो प्यूबर्टी हो, पीसीओएस हो या प्रेगनेंसी की हो, ये सब जनरली महिलाओं में है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं? मेल्स में यूजुअली हम लोग स्किन में एक्ने देखते हैं यंग एज में। एक्ने में हार्मोनल चेंजेस के वजह से जो एंड्रोजेंस होते हैं मेल्स के बॉडी में उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े मुहासे आते हैं, जिसमें पस भी हो जाता है बहुत बार। तो मेल्स में वो फॉर्म ऑफ एक्ने बहुत कॉमन है। उसके अलावा यूजुअल अगर आप देखें तो विमेन अपने स्किन का केयर ज़्यादा करती है। तो लैक ऑफ यूज़ ऑफ प्रॉपर स्किन केयर रेजिमेन, लैक ऑफ यूज़ ऑफ प्रॉपर सनस्क्रीन, तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी मेल्स में बहुत देखा जाता है। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बैड बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, वो भी मेल्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जैसे आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि प्रेगनेंसी के टाइम पे छाया, मेलाज्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मेन रीज़न क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? मेलाज्मा बेसिकली हार्मोनल रहता है, उसमें वैस्कुलर कॉजेज़ भी रहते हैं और मल्टी फैक्टोरियल कॉज है, इन्वायरमेंटल भी रहता है, बहुत बार जीन से भी रिलेटेड रहता है। मेलाज्मा को प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन जिसको हम फिज़िकल सनस्क्रीन्स कहते हैं, प्रेगनेंसी में वही यूज़ करना चाहिए। और मेलाज्मा एक बार अगर आपको हो जाता है तो आपको सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स यूज़ करना है, सो दैट कि वो बढ़े नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे आपने सनस्क्रीन की बात कही है, अक्सर जो लोग होते हैं सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र ये सब लगाना अवॉइड करते हैं, इसका उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ता है? बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सनस्क्रीन 6 महीने से ऊपर बच्चों में सेफ़ है आज के टाइम पे। जी। तो बच्चों
को भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, बड़ों को भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। हर एज के लिए, हर स्किन टाइप के लिए आजकल बहुत वैरायटी ऑफ सनस्क्रीन्स अवेलेबल है। तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा स्किन केयर इंग्रेडिएंट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किन केयर इंग्रेडिएंट यही दो चीज़ें हैं। अगर डेली यूज़ के लिए हमें कोई सनस्क्रीन चूज़ करना पड़े तो SPF आइडियली कितना होना चाहिए सनस्क्रीन का? SPF 30 to 50 इनफ रहता है किसी भी सनस्क्रीन में। SPF के साथ साथ हमें PA वैल्यू भी देखना चाहिए जो UVA से प्रोटेक्शन देता है हमें। तो PA 2+, 3+ वाली सनस्क्रीन्स आती हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहती है। मैम, आपके पास जब भी कोई पेशेंट आते होंगे, अगर छोटे बच्चे आते होंगे जो टीनेजर्स होते हैं, उनके फोरहेड पे अगर आपने अक्सर देखा होगा एक्ने हो रहे हैं या दाने जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? टीनेजर्स में एक्ने का 2 कॉमन कॉज रहता है फोरहेड में। एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और दूसरा बिकॉज ऑफ डैंड्रफ भी हो सकता है। तो हम लोग को एक बार अच्छे से उनका स्कैल्प एग्जामिन करना ज़रूरी है कि अगर कुछ डैंड्रफ के साइंस है तो है कि नहीं है। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होना बहुत कॉमन है टीनेजर्स में, उसको हम लोग को प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। डैंड्रफ की बात कही आपने, और अक्सर ये देखा जाता है कि डैंड्रफ बहुत कॉमनली सब में ये प्रॉब्लम भी देखा जाता है, और अगर हम मौसम के हिसाब से देखें तो ठंड में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसे कैसे रोका जा सकता है? ठंड में बेसिकली ड्राई स्कैल्प ज़्यादा होता है और डैंड्रफ के साथ साथ तो आपको अपना स्कैल्प केयर अच्छा रखना है। माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ या लीव ऑन लोशंस वीक में 1 से 2 बार आपको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करके ऑयल को अपने स्कैल्प में नहीं छोड़ना चाहिए, उससे डर्ट डस्ट बिल्डअप होता है जो कि फंगल डैंड्रफ को इंक्रीज़ करता है। अगर हम वेदर्स को देखें, समर, मानसून, विंटर, और तीनों ही सीजन्स में अगर देखें तो हमारी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे में रूटीन क्या होना चाहिए स्किन केयर को लेकर? हर सीज़न का एक अलग स्किन केयर रूटीन होता है। जैसे कि समर टाइम में हम लोग बोलते हैं कि आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र बहुत लाइट वेट होना चाहिए। सनस्क्रीन भी जेल बेस या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। एज़ फार एज़ मानसून्स कंसर्न है, मानसून के टाइम में बहुत चिपचिपा सा मौसम रहता है, तो उस वक्त भी एकदम लाइट वेट प्रोडक्ट्स आपके स्किन पे जाएंगे। बट जैसे जैसे हम ठंडी मौसम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे स्किन को थोड़ा हाइड्रेशन और मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बहुत लाइट वेट वाटर बेस्ड जेल बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चराइजर्स, तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। फेस वॉश करने के लिए माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ करें जिसमें कि बहुत एक्टिव्स ना हो। तो सीज़न टू सीज़न आपको अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा शफल करना ज़रूरी है। टीनेजर्स में या जो बच्चे होते हैं, अक्सर एक्ने के मार्क्स या फिर स्कार्स कहें वो रह जाते हैं, क्या वो रिमूव हो सकते हैं? हाँ जी, एक्ने के स्कार्स की बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं आजकल। तो हम लोग कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रो नीडलिंग हो गया। माइक्रो नीडलिंग कैन बी डन विद कुछ सिरम्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ। एक फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम माइक्रो बर्न्स क्रिएट करते हैं स्किन के सरफेस में। दूसरा ग्रोथ फैक्टर थेरेपी या PRP थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड लेके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे आपके एक्ने के स्कार्स कम हो जाते हैं। 100% रिडक्शन सबको नहीं मिलता है बिकॉज थोड़ा थोड़ा कोलाजन धीरे धीरे स्टिमुलेट होता है। आप जितना ज़्यादा सेशंस लेंगे उतना आपको बेटर दिखेगा। यूजुअली 6 to 8 सेशंस तो मिनिमम लगते ही हैं कुछ भी डिफरेंस दिखने के लिए। जैसा आपने बताया 6 to 8 सेशंस लेना कंपलसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इन स्कार्स को जनरली कवर अप करने के लिए कितना टाइम लग जाता होगा? 1 से 2 साल का टाइम लगता ही लगता है। मैम, जनरली प्रेगनेंसी में या फिर ज़्यादा वेट लॉस में हमने देखा है कि अक्सर लोगों को, नॉट ओनली फीमेल्स बट मेल्स को भी, जब वेट लॉस होते हैं स्ट्रेच मार्क्स होने लगते हैं उनके बॉडी में। उनसे कैसे रिमूव किया जा सकता है या फिर क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच मार्क्स जहाँ तक कंसर्न है। प्रिकॉशंस के फॉर्म में आप प्रेगनेंसी के टाइम पे या जब आप बहुत जिमिंग कर रहे हैं तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र रेगुलर यूज़ करना है, कम से कम दिन में 2 बार। जब स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, जब वो रेडिश कलर के रहते हैं, तो उनको हम कुछ रेटिनॉइड बेस्ड या फिर कुछ एसिड बेस्ड क्रीम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक बार उनका कलर जब रेड से वाइट हो जाता है तब हमें उनको लेज़र थेरेपी से ही कम करना होता है। उसके बाद भी वो कुछ हद तक ही कम होते हैं, वो पूरे डिसअपेयर नहीं होते हैं अचानक से। तो उसमें भी आपको 6 से 8 सेशंस ऑफ माइक्रो नीडलिंग, PRP, GFC और फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कंबाइन करके यूज़ होते हैं।
जैसे अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, एक और प्रॉब्लम जो आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है फेशियल हेयर। वो टीनेजर्स में भी देखने को मिलता है, एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? फेशियल हेयर के 2-3 मेन कॉजेज़ है। एक तो जेनेटिक है, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जेनेटिकली बहुत लोग के फेस में हेयर ज़्यादा रहता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है इस PCOS, जिसके वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तीसरी कुछ मेडिसिन्स के वजह से हो सकती है फेशियल हेयर ग्रोथ। अगर आप कुछ स्कैल्प में हेयर ग्रोथ मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, या कुछ आप बहुत ज़्यादा टॉपिकल स्टीरॉयड आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं फॉर फेयरनेस पर्पस, ओवर द काउंटर अवेलेबल स्टीरॉयड क्रीम्स को लगाइएगा तो उससे भी हेयर ग्रोथ फेस में दिखता है। और जब किसी को भी फेशियल हेयर हटाना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? लोग जनरली थ्रेडिंग, लेज़र और या तो फिर रेज़र का यूज़ करते हैं। अगर तीनों में देखा जाए तो बेस्ट क्या है? हम लोग लेज़र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सेफ़ है करना। नंबर ऑफ़ सेशंस जो है आपके लाइफ टाइम में कम लगते हैं। यूजुअली 8 से 10 सेशन में आपको 50 to 60% रिडक्शन कम से कम मिलता है। इट गोज़ अप टू 80% ऑल्सो। और दूसरा, इससे इनग्रोथ नहीं होती है, आपकी स्किन में रैशेज़ नहीं आते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे हेयर रिमूव नहीं करना पड़ता है, और बहुत सेफ़ है कराना। हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं स्किन हेल्थ को लेकर और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे स्किन हेल्थ को लेकर, हेयर हेल्थ को लेकर, और हमारे साथ डॉक्टर मिनाली भी मौजूद हैं। और अब हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। मैम, हम फेशियल हेयर की बात कर रहे थे, और अगर अब हम एक और मेजर प्रॉब्लम जो लोगों में देखने को मिल रहा है वो हेयर थिनिंग, उसका मेन रीज़न क्या है? हेयर थिनिंग का मतलब होता है कि जो बाल हैं हमारे स्कैल्प में, नंबर ऑफ़ हेयर्स उतना ही है बट वो बहुत फाइन और थिन होते जा रहे हैं। मेजरली ये भी हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से होता है। मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है हेयर थिनिंग, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। फीमेल्स में या तो यंग फीमेल्स में PCOS के वजह से, थायराइड की वजह से दिखता है, और थोड़े ओल्ड एज में जाके पैटर्न हेयर लॉस जो फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ एंड्रोजेंस, वो भी थिनिंग के फॉर्म में ही हम लोगों को दिखता है। हेयर थिनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी आजकल देखे जा रहे हैं। सबसे इफेक्टिव कौन सा माना जा रहा है? कोई भी स्किन या हेयर केयर ट्रीटमेंट जो रहता है, कॉन्स्टिलेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स ही होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यूजुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिकल सोल्यूशन से। थिनिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोल्यूशन वो है मिनॉक्सिडिल। उसके अलावा कुछ हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स भी अवेलेबल है। हम लोग को कुछ मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स देना पड़ता है जो आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी बहुत सारे हैं हेयर थिनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें कि सबसे कॉमन GFC, PRP जो आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। रीजनरेटिव थेरेपी जो स्किन में एक्सोसोम्स के नाम से अभी अवेलेबल है, वो भी हेयर थिनिंग में हेल्प करता है। जैसे आपने कई ट्रीटमेंट्स के नाम बताए, अगर हम मार्केट में देखें तो कई हर्बल और ऑर्गेनिक का स्किन केयर टाइप की भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या वो नेचुरली 100% सेफ़ है लोगों के लिए? डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, बट हर्बल में भी आपको कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ ना कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं टू गिव अ शेल्फ लाइफ टू अ प्रोडक्ट। तो यूजुअली जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोक्योर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट उनको अच्छे से स्टेबलाइज करके अच्छे फॉर्मुलेशन में डाला जाता है। तो हर्बल चीज़ें भी अगर स्टेबलाइज्ड हो, अच्छे फॉर्मुलेशन में हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैम, एक एजिंग भी बहुत ऐसी चीज़ है जो आजकल महिलाओं में को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो क्या एंटी एजिंग के लिए क्या कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए या होते हैं? एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आजकल। सबसे पहला तो एक अच्छा होम केयर बहुत ज़रूरी है एंटी एजिंग में। अगर आप टीनेज में ही सनस्क्रीन और अच्छा मॉइस्चराइज़र स्टार्ट कर देते हैं तो आप समझिए कि 50% ऑफ द वर्क इज़ डन। उसके अलावा आप वंस यू एंटर 30s, तो 30 साल की उम्र के बाद आप बहुत सारे प्रोसीजर्स जा सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि आपका स्किन पूरा सैग हो गया, बहुत सारे रिंकल्स आ गए, तब कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग माइक्रो नीडलिंग बहुत प्रेफर करते हैं एजिंग में। वी डू माइक्रो नीडलिंग में हम लोग रेटिनॉल्स यूज़ करते हैं, हम लोग रीजनरेटिव थेरेपी के फॉर्म में एक्सोसोम, सैल्मन DNA यूज़ करते हैं। माइक्रो नीडलिंग को जब RF एनर्जी से कंबाइन किया जाता है तो उससे भी आपके पोर्स टाइट होते हैं, स्किन में लिफ्टिंग दिखता है। कुछ केमिकल पील्स होती हैं रेटिनॉल बेस्ड, आप वो भी करा सकते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है हाइफू नाम से, जिसमें हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है, जिससे भी बहुत अच्छा लिफ्ट आता है। बाकी GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट भी आपके फेस में इंजेक्ट करके स्किन को थोड़ा यंग बनाया जा सकता है।
बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन बूस्टर्स, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं आज के टाइम पे। मैम आपने कई ट्रीटमेंट्स के नाम बताए, लेकिन इज़ इट नेचुरली पॉसिबल कि 60 की एज में जाके किसी भी महिला के चेहरे पे वो एजिंग के विजुअल साइंस ना दिखे? नेचुरली तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं आपका जो स्किन का कोलाजन है वो डिटोरिएट करता जाता है। बट जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताया, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स इसमें अगर आप राइट एज में स्टार्ट करते हैं तो आपके अपने बॉडी के कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। सो इसमें हम लोग आर्टिफिशियली कुछ बहुत ज़्यादा डाल नहीं रहे स्किन में, तो बस एक बूस्टिंग इफेक्ट देते हैं जिससे कि आपका कोलाजन स्टिमुलेट होता है और कोलाजन फॉर्म होता है और साइंस ऑफ एजिंग थोड़ी डिले हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है और ग्रेसफुली आप एज करते हैं। बट एट द एज ऑफ 60 आपका स्किन को कम्प्लीटली यंग नहीं रखा जा सकता है। आपने जैसे बोटॉक्स और फिलर्स की बात की, वो ये दोनों का रोल क्या होता है और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिन है जिसको हम लोग यूजुअली मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। उन मसल्स को हम लोग पैरालाइज कर देते हैं, जैसे स्पेशली फोरहेड में और आइज़ के अराउंड जो हमारे क्रोज फीट और ये फ्राउन लाइंस वगैरह आती हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंट रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं एक एज के बाद, वो सब प्रिवेंट होते हैं। फिलर्स यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड है, अलग अलग वेट्स में रहता है, अलग अलग टाइप्स में रहता है। उसको हम इंजेक्ट करते हैं आपके स्किन में, जो कि फ़ैट लॉस हमारे फेस में एक एज के बाद होता है, वो उसको कॉम्पेंसेट करता है। स्किन की बात करें तो अक्सर जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं हाइड्रा फेशियल्स के या स्किन पील्स के, ये कितना सेफ़ होता है? बहुत सेफ़ है आज के टाइम पे। केमिकल पील और हाइड्रा फेशियल दो कम्प्लीटली अलग चीज़ें हैं। केमिकल पील्स हम लोग काफ़ी सारे स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी, पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडी फेशियल है जिससे आपका स्किन क्लेंस होता है, एक्सफोलिएट होता है और एक अच्छा ग्लो आता है आपके स्किन में। और ये कब डिसाइड कर सकता है कोई भी इंसान कि अब उन्हें इन ट्रीटमेंट्स के लिए जाना चाहिए? उसके लिए आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। आपके फेस को देख के आपके स्किन डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक मेडी फेशियल कोई भी ले सकता है कभी भी, क्योंकि मेडी फेशियल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो बस एक ग्लो ऐड करता है। बाकी जो एंटी एजिंग टेक्निक्स है, जो मोडालिटीज़ है, वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको गाइड कर पाएंगे। बट आफ्टर द एज ऑफ 20-25 आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करके एक अच्छा स्किन केयर रेजिमेन लेके एंड जो आपको प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मैम अगर आजकल की आप लड़कियों को देखें, स्पेशली टीनेजर्स, वो के ड्रामा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं और कोरियन गर्ल्स की जो ग्लास स्किन का अगर आप कहें उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, और आजकल जो क्लिनिक्स खुल भी गए हैं, कोरियन क्लिनिक्स, जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि उन्हें वैसे ही ग्लास स्किन मिल सकता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली हम इंडियंस जेनेटिकली कोरियंस जैसे नहीं हैं। तो कोरियन की जो ग्लास स्किन आज के टाइम पे इतनी फेमस है, उनके जीन्स वैसे हैं, तो हम अपने जीन्स को नहीं बदल सकते हैं। बट डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिनसे आपके स्किन में ग्लो हो, आपका स्किन अच्छा लगे, स्मूथ लगे, सपल लगे। स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पॉइंट पे डाइट भी बहुत मैटर करता है आपका फॉर अ गुड स्किन। तो कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो बस ऐसे ही लोगों ने कुछ नेम्स बना दिए हैं स्किन ट्रीटमेंट्स के, बट ऐसा एज सच कोई प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है कॉल्ड कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट। और अक्सर देखा जाता है कि कुछ चीज़ें ट्रेंड्स की वजह से स्टार्ट हो जाती है। अगर टेलीविजन पे कोई देख लेता है या कोई सेलिब्रिटी अगर कोई चीज़ कर रहा है तो हम भी उस चीज़ को करने का कोशिश करते हैं। आइसिंग हम अगर किसी सेलिब्रिटी को देखते करते हैं तो फेस पे आइसिंग कितना बेनिफिशियल होता है? आइसिंग एक टेम्प्रेरी बेनिफिट ज़रूर देता है आपको। आइसिंग से एक्चुअली क्या होता है कि एक सडन वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर अचानक से आपके ब्लड वेसल्स जब आप आइस से हटाते हैं तो डायलेट करते हैं, तो इससे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होता है फेस का। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है आइसिंग और सूदनिंग इफेक्ट देता है। प्लस जो हमारे फेस में थोड़ा एडिमा दिखता है, जो स्वेलिंग दिखती है, वो भी आइसिंग से कम होती है। तो टू एन एक्सटेंट आप थोड़ा मोड़ा आइसिंग कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आइस आपको अपने फेस में डायरेक्टली नहीं रब करना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रीम आइसिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्किन। आजकल अगर देखा जाए तो सभी लोग, चाहे मेल फीमेल, दे यूज़ मेकअप। सो डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए मेकअप अप्लाई करने के? सबसे पहले तो आपको मेकअप चूज़ करने के पहले अपना स्किन टाइप जानना ज़रूरी है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप के लिए जाइए। लुक फॉर द ब्रांड्स जो कि ट्रस्टेड है, जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। आप मेकअप खुद कर रहे हैं या कहीं से करा रहे हैं, जो ब्रशेज़ आपके स्किन पे यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वो सब में हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर स्किन इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेकअप को रिमूव करना।
तो सही तरीके से उसको रिमूव करने से आपके स्किन में आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं एंड मेकअप के बाद भी आपका स्किन रिमूव करने के बाद भी ठीक रहता है। अक्सर मार्केट में ऐसे भी फेस वॉश या ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हाई होते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि बस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही हमारे लिए सेफ़ हैं? ऐसा नहीं है। बहुत बार प्रोडक्ट का हाई प्राइसिंग उसके पैकेजिंग की वजह से भी होता है। मेजरली आपको ये देखना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितना % है उसमें एक्टिव्स अगर है तो, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल प्लेस में हो रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, अक्सर देखा जाता है कि आज भी लोग जो हैं वो बेसन लगाते हैं, बेसन के फेस पैक या फिर आप बोलो दही लगाना या टमाटर अपने चेहरे पे लगाने या फिर और भी तरीके के नुस्खे आजमाना। तो क्या ये सेफ़ होता है स्किन के लिए? बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है क्योंकि हमारे स्किन का जो pH है वो ये सब प्रोडक्ट से नहीं मैच करता है। तो आप कुछ भी लगा रहे हैं तो या तो वो बहुत एसिडिक हो सकता है या बहुत बेसिक हो सकता है और उसका फॉर्मुलेशन बहुत बैलेंस नहीं है, तो उससे आपके फेस में रिएक्शंस हो सकते हैं, रेडनेस आ सकता है, रैशेस हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप प्रॉपर फॉर्मुलेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें और ना कि आपके किचन से कुछ भी उठा के टमाटर, नींबू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम मतलब हमारे पास लोग लगा के आते हैं और हमने बहुत बार रिएक्शंस भी देखा है इन सबसे फेस पे। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। ब्राइड्स टू बी को स्किन रूटीन को लेकर आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? ब्राइड्स टू बी मेन डिपेंड करता है कि आपकी शादी को कितनी टाइम है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे आपकी शादी की डेट फाइनल हो आप जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि स्किन रूटीन के साथ साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको ग्लो दे सकता है। स्किन रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर फॉलोड बाय मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। कुछ हम लोग एक्टिव्स दे सकते हैं आपके पोर्स को कम करने के लिए, ब्राइटनेस लाने के लिए फेस में, टैनिंग हटाने के लिए, एंड उसके साथ साथ कुछ ओरल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं जिससे कि आपका स्किन ग्लो करेगा। इसके अलावा बहुत सारी स्किन केयर प्रोसीजर्स जैसे मैंने बताया, माइक्रो नीडलिंग हो गई, फिर एक प्रोसीजर है क्यू स्विच लेज़र जो आपके टैनिंग को हटाता है, एंड जो हाइड्रा फेशियल्स, मेडी फेशियल्स होते हैं, ये सब अगर आप कंसिस्टेंटली लीजिएगा अपने वेडिंग के पहले तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा रादर देन जस्ट एक सिंगल सेशन बिफोर द वेडिंग। ये बहुत ज़रूरी है मैम कि हम सही जगह से ट्रीटमेंट करवाएं, सही सुपरविजन में ट्रीटमेंट करवाएं। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम सही जगह कैसे चूज़ करें? आप जब भी किसी स्किन क्लिनिक में जाते हैं तो आपको आप जिस डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं आपको उनकी डिग्री देखनी है। आज के टाइम पे नॉन मेडिकोज, नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत लोग स्किन डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि वो डॉक्टर जो है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डर्मेटोलॉजी में किया है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ MD, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमा, इट कैन बी फॉर्म ऑफ DNB। एंड जैसे आजकल हर सेकेंड अगर आप मार्केट में देखिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट्स आपको वही मैन्युफैक्चरिंग देखना ज़रूरी है कि कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कंपनी की ऑथेंटिसिटी कितनी है। जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर वो कंपनी काफ़ी पुरानी है या कोई नया स्टार्टअप भी है तो उनका ब्रांड प्रोक्योरमेंट कैसा है। और आप यही चीज़ का हेल्प लेने के लिए अपने डर्मैट से मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप सही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। एक आखिरी सवाल मैं मैम आपसे लेना चाहूँगी, कॉमन मिथ्स जो आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है। मिथ्स यही रहता है लोगों में कि हमारा स्किन जो है, अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, ऑयली स्किन में स्पेशली लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत ऑयल है हमारे स्किन में, हम बहुत फेस वॉश करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपका स्किन बैरियर डिस्टरप्ट होता है। तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको फेस वॉश करना है एंड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। आपको फेस वॉश सिर्फ 2 बार करना है, मॉइस्चराइज़र भी सिर्फ 1 या 2 बार लगाना ज़रूरी है। बाकी जो एक मिथ ये है कि लेज़र्स जो है उनसे कैंसर होता है, उनसे ये सब प्रॉब्लम्स होती है। कुछ नहीं होता है, लेज़र्स आर वेरी सेफ़। हम लोग पेशेंट के आइज़ को कवर करके लेज़र यूज़ करते हैं क्योंकि लेज़र का इफ़ेक्ट आइज़ में ज़रूर हो सकता है बट कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ स्टडीज़ ये भी है जो ये भी दिखाती है कि सनस्क्रीन लगाने से मेलिग्नेंसीज या कैंसर्स का रिलेशन है। जो सनस्क्रीन में इंग्रेडिएंट्स है आज के टाइम पे वो सब भी बहुत सेफ़ है। कुछ लोग ये मिथ भी बिलीव करते हैं कि अगर हम केमिकल पील्स कराएंगे अपने फेस में तो हमारा स्किन और पतला हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है।
केमिकल पील्स के बाद कोलाजन स्टिमुलेशन होता है, आपका स्किन का थिकनेस इन द लॉन्ग रन इम्प्रूव करता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिथ्स है जिसको आप इम्प्रूव मतलब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने क्लियर करके अच्छा स्किन केयर ले सकते हैं। तो ये थी हमारी बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन यानी स्किन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर मिनाली हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये जो बातचीत थी वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रही थी। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें ये काफ़ी फ़ायदेमंद लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।